मैं अदिति नागर और आप मेरे साथ हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, वो शो जो आपको राजनीति के नए सेंटिमेंट, राजनीति के नए समीकरण और नए नजरिए को अलग अलग आयाम आपको देता है उसको समझने के। ये वो शो है जिसमें आज हम बात करेंगे बीते एक साल की, उस एक साल में जब हजारों जानें चली गईं, लगभग 1.5 लाख घर बर्बाद हो गए और 1.25 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। हम उस जंग की बात कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन की, जिसको चलते चलते लगभग पूरा एक साल हो गया। पृथ्वी भी पूरा एक चक्कर लगा चुकी है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। यहां तक कि हिमालय 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। रूस यूक्रेन की जंग तारीखों में दर्ज हो गई है और यही तारीखें अब इतिहास बन गई। तो चलिए शुरुआत भी हम तारीख से ही करेंगे। वो तारीख 24 फरवरी 2022 की थी। दुनिया अभी कोरोना के जैविक हमले से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर ही रही थी। मॉस्को हो या कीव, दोनों ही शहरों में सूरज उगने की दहलीज पर था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि 23 फरवरी की शाम को डूबा सूरज 24 फरवरी को उगते उगते एक नई जंग को उदय कर देगा और वो सूरज बन जाएगा। इधर मॉस्को की घड़ियों ने सुबह 6 बजे का अलार्म क्या बजाया, कीव पर मिसाइलों के हमले का शोर सुनाई देने लगा। पूरी दुनिया में युद्ध के नए सायरन सुनाई देने लगे और दुनिया ये जान गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने गुरूर के नशे में यूक्रेन की मांग को कुचलने और वो अदावत की नई जंग आगाज कर दी। दुनिया ही क्या, पुतिन को भी लगता था कि यूक्रेन के जंगी मैदान टिकने में ज्यादा आसार नहीं है, लेकिन पुतिन ये समझने में थोड़ी गलती कर गए। वो ये गलती कर गए कि यूक्रेन की मदद हर वो देश करेगा जो रूस की इस गलती का फायदा उठाना चाहता है, रूस को कमजोर करना चाहता है और दुनिया में जंगी हथियारों का बेहतर सौदा करना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन थे, उन्होंने इस गलती का नतीजा, उन्हीं की जो पूरी ये सोच थी, इस गलती का नतीजा आज भी एक साल बाद भी रूस और यूक्रेन आमने सामने है और पूरी दुनिया जो भुगत रही है। रूस पीछे नहीं हट रहा तो वहीं यूक्रेन भी सीना ताने जंग मैदान में डटा हुआ है। दुनिया में जंग कोई भी हो, उसका परिणाम बहुत क्रूर होता है। त्रेता युग, द्वापर युग या फिर आज के वक्त की बात करें और आपको पहले बताते हैं कि जैसे रामायण काल में श्री राम रावण के बीच का युद्ध हुआ, रावण का सारा वंश खत्म हो गया। महाभारत काल में कौरव पांडव युद्ध हुआ, कौरवों का सारा खानदान खत्म हो गया था। दुनिया ने पूरे दूसरे युद्ध को भी देखा, विश्व युद्ध था जो दूसरा, उसमें भी नागासाकी, हिरोशिमा खत्म हो गए थे। हिटलर को तो आत्महत्या करनी पड़ी, जर्मनी के 2 टुकड़े तक हो गए। और इसी तरह पिछले 365 दिनों में ना तो यूक्रेन को इस जंग से कुछ ज्यादा हासिल हुआ है और ना ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस कुछ हासिल हुआ है। और दुनिया इस जंग को हमेशा पुतिन और ज़ेलेंस्की के इरादों की लड़ाई मानती रहेगी, जिसमें एक तरफ पुतिन का अभिमान है और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के राष्ट्रवादी ठोस इरादे हैं। मगर सोचने की बात यह है कि जब 2 लोगों के ईगो का क्लैश होता है, जिसमें 2 राष्ट्र फंस जाते हैं, तो कीमत हमेशा जनता को ही चुकानी पड़ती है। यूक्रेन की तबाही, बर्बादी और खंडर हुए सपनों की ये तस्वीरें तो बहरहाल यही बताती हैं, जिनको कभी आसमान से बम दागकर, तो कभी रूस से मिसाइल छोड़कर और कभी आमने सामने की जंग में टैंकों की नाल से निकले गोले के बारूद राख राख कर देते हैं। जंग के इस एक साल में क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। 22,000 से लेकर 27,000 लोग, माना जा रहा है 27,000 लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं। 1,85,00,000 लोग बेघर हो गए और ये सभी अपना मुल्क छोड़कर मजबूरन बाहर चले गए। 50 लाख जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई छूट गई है। छोटे बच्चों के लिए तो स्कूल तक खत्म हो चुके हैं। 1.5 लाख इमारतों को खंडर बना दिया गया है। 12 एयरपोर्ट तबाह कर दिए गए हैं। 1.25 लाख कारें तबाह बर्बाद हो गई हैं। 2,500 स्कूल
2500 स्कूल, एक बार फिर बता दूं कि उनको खंडर बना दिया गया है और 2000 शॉपिंग मॉल खत्म कर दिए गए हैं और 3 बड़े बंदरगाह खत्म हो चुके हैं। 11,000 अस्पताल बारूदी मौत मर गए हैं और यही नहीं, 9 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। अब तक के 1 साल के युद्ध में रूस 100 अरब के आसपास, 100 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जो कि उसके रक्षा बजट का 1/4 से भी ज्यादा है। और ये और बात है कि अपने अभिमान को शांत करने के लिए पुतिन इतने पैसे बारूद में खर्च कर चुका है और वहीं ये पैसे अगर मानव कल्याण के लिए खर्च होते तो दुनिया की कुछ और ही तस्वीर होती। और इतने पैसे, क्योंकि इतने पैसे में पूरी दुनिया में फ्री कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई जा सकती थी, जो अब बारूद के काले धुएं में उड़ चुकी। अब बहरहाल जंग को 1 साल पूरा हो रहा था तो यही लग रहा था कि जंग खत्म हो जाएगी, बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन इस जंग में एक बार फिर घी का काम किया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उनके कीव दौरे ने। बीते रविवार को बाइडेन कीव पहुंचे। अमेरिका से बाइडेन पहले पोलैंड आए, वो भी बिना एयरफोर्स 1 विमान के इस्तेमाल के। इसके बाद बाइडेन ने मामूली सुरक्षा के साथ पोलैंड से ट्रेन का सफर किया और कीव पहुंचे। कीव में बाइडेन ने जो भी कहा वो साफ इशारा देता था कि ज़ेलेंस्की के पीठ पर अमेरिका का हाथ है और ये जंग अभी भी अगले 1 साल, जो ये साल चल रहा है, इसमें जारी रहने वाली है, क्योंकि जंग का जारी रहना अमेरिका को सूट करता है और उसके लिए ये फायदे का सौदा भी है। और फिर अमेरिका का पुराना इतिहास तो यही बताता है कि जहां पैसा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वहां अमेरिका इंटरफेरेंस बढ़ ही जाती है। फिर वो लड़ाई चाहे खाड़ी देशों की हो, चाहे लीबिया से गद्दाफी को हटाने की हो, चाहे इराक से सद्दाम का खात्मा हो, अफगानिस्तान को हथियाना हो, कुछ भी हो। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी रही तो फिर उनके हथियारों की बिक्री होती रहेगी, नाटो देश भी हथियार खरीदते रहेंगे। पोलैंड और जर्मनी का करार इसका हाल ही का उदाहरण है। रूस लगातार कमजोर रहेगा, दुनिया में अमेरिकी जो सुप्रीमेसी है वो जारी रहने वाली है। और यही नहीं, अब यही अमेरिका का दोहरा चरित्र देखने को हर बार मिलता है। बाइडेन कीव पहुंचे हैं और ज़ेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखकर उनको जंग में डटे रहने का ठोस संदेश देते हैं। अमेरिका खुद को दुनिया का सुपर पावर मानता है, तो फिर उससे युद्ध खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करता। और बाइडेन की जो ये सरप्राइज विजिट से ठीक पहले व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता जॉन किर्बी कहती हैं कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे, और ये भी कहा गया कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो चाहे तो रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो बाइडेन आग में घी डालेंगे और दूसरी ओर वो हिंदुस्तान से अपेक्षा करेंगे कि वो जंग को खत्म करवाए। पर ये भी ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी मानता है कि दुनिया में आज भारत ने अपनी साख बहुत ज्यादा मजबूत कर ली है और लिहाजा विश्व को भारत से बड़ी उम्मीद है। देखिए, जर्मनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग खत्म करवाने की मांग की, फ्रांस ने भी भारत से मध्यस्थता की बात कही और यूक्रेन ने भी भारत से मदद मांगी। अमेरिका भी चाहता था भारत मध्यस्थता करे। अब देखिए, आप ये बाइट सुन सकते हैं। React more, even more irrationally. And there was language coming out of Moscow that suggested that he would look to the use of tactical nuclear weapons. So that was a concern. But what we did in that case was to not only message him very directly. I was engaged with my counterpart, Mr. Lavrov. Others were engaged with theirs. But we urged, and I think successfully, other countries that might have a little bit more influence with Russia these days, like China, but also other countries like India, to engage him directly about their absolute opposition to any use of nuclear weapons. And we know that they conveyed those messages, and I think that had some effect. बिल्कुल, देखिए, हाल ही में जो यूएन में भी बातचीत रखी गई उसमें यह साफ कहा गया
हाल ही में यूएन ने ये कहा कि यूएन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए ये कहा कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है जिससे जंग खत्म की जा सकती है। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जंग को खत्म कराने, दोनों देशों को समझाने, बैठक करने, बातचीत करने, एक टेबल पर आकर समझौता कराने को लेकर प्रयास नहीं कर रहे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साल में 5 बार राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके हैं। जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को संदेश दिया। अब रूस ने मोदी के कहने पर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रूस ने मोदी के कहने पर जो यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। I think the saber rattling is meant to intimidate. We don't see any clear evidence today of plans to use tactical nuclear weapons. We've made very clear, the president has made very clear to the Russians, what the serious risks of that would be. And I think it's also been very useful that Xi Jinping and Prime Minister Modi in India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद यह साफ समझ आता है कि वो न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं बल्कि अमेरिका के हितों को भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए पिछले 1 साल में भारत के हितों को सामने रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्टैंड काफी क्लियर रखा। दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन केवल इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत की ओर आस की निगाहों से नहीं देख रही, बल्कि इसके पीछे का कारण है प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी सोच और उनकी लीडरशिप का विजन। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कूटनीति और बातचीत से ही इस जंग के मसले के हल की बात और आग्रह बार बार किया। अब देखिए, तुर्की की मदद की तो भारत ने अपने एक दोस्त का दर्जा हासिल किया, और श्रीलंका की मदद की तो भारत ने बड़े भाई का दर्जा हासिल किया। पूरी दुनिया को वैक्सीन देकर भारत जीवन रक्षक बना। भारत ने नेपाल को भूकंप की त्रासदी से निकाला। और देखिए आगे जयशंकर जी क्या कुछ कहते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र ही रहा है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अहिंसा का पालन करने के लिए कभी राष्ट्र के हितों से समझौता नहीं किया, और यही फैसले उनको देश के नागरिकों के दिल में जगह दिलाते हैं। उन्होंने जंग के लिए रूस की आलोचना भी की,
लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुके और रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात कराते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं और उनकी यही साफगोई उनको दुनिया के ओर किसी और लीडर से हमेशा काफी आगे जाकर खड़ा करती है। और देखिए, रूस यूक्रेन की जंग ने सबसे ज्यादा जो बर्बाद किया है वो है फसल। यूक्रेन पूरी दुनिया में गेहूं की सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, लेकिन इस जंग ने यूक्रेन की गेहूं की फसल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में भुखमरी की नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी समाधान दिया और कहा कि कहते हैं कि दुनिया में अब मोटे अनाज को लौटाना होगा, मोटे अनाज की ओर लौटकर, क्योंकि उसको श्री अन्न भी कहा गया और ये सेहत के लिए अच्छा है, साथ ही जमीन के लिए अच्छा है और किसानों के लिए भी। अब देखिए, भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा लीडर है। ऐसे में जब दुनिया में इसका उपयोग बढ़ेगा तो भारत में इसका उत्पादन भी बढ़ेगा और जिससे पूरी दुनिया के पेट को पाला जा सकेगा। सभी मिलेट्स मोटे अनाज का महत्व बखूबी समझते हैं, इसलिए मोटे अनाजों को आप सभी पहले से सिरीधान्या कहते हैं। अब कर्नाटका के लोगों की इसी भावना को देश आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। लेकिन ये हम सबको समझना होगा कि जंग किसी भी समस्या का हल कतई नहीं हो सकता। दुनिया के इतिहास में हमेशा से अधिकार जमाने के लिए जंगें और लड़ाइयां, तमाम चीजें होती रही। सरहदें बनाने के लिए जंगें लड़ी गई, राज्य बनाने के लिए जंगें लड़ी गई, लेकिन जंग एक टकराव लाता है। हर जंग के बाद संधि ही होती है, जिसका मतलब है कि जंग अस्थायी है और संधि शाश्वत है, क्योंकि संधि में जुड़ाव है, योग है, अहिंसा है। तो जब संधि ही युद्ध का परिणाम है, जो जान माल की नुकसान की कीमत पर जंगें क्यों लड़ी जाएं? और जंग होगी तो जान जाएगी, किसी का भाई मरेगा तो किसी का बेटा, किसी का परिवार उजड़ेगा तो घर यतीम हो जाएगा, किसी के सपने टूटेंगे तो किसी की उम्मीदें टूटेंगी। और जंग में होने वाली क्षति कभी भी भरी नहीं जा सकती, क्योंकि जंग की कीमत बहुत क्रूर होती है, जिसमें वक्त, पैसा, ताकत और विकास के साथ साथ परंपरा, रिवाज, संस्कृति, सभ्यता सब खत्म हो जाता है और समाज लंगड़ा लूला हो जाता है। अब देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमने आपको बताया कि 1 साल की इस जंग में रूस ने और यूक्रेन ने क्या क्या जीता, क्या क्या हारा, इस जंग में अमेरिका का क्या फायदा रहा और क्या नुकसान रहा, और सबसे बड़ी बात, जंग को रोकने के लिए कैसे आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए, पूरी दुनिया कैसे प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रही है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए नजरिए के साथ होंगी हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए भारत 24।